हेलो बच्चों। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है आपके बुक्स में। और एनसीईआरटी की बुक आप निकाल लीजिए। और एनसीईआरटी की बुक्स में जो साइंस की बुक है उसमें जो आपका थर्ड चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, आप उसको निकाल लीजिए। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसको हाईलाइट करवाता जाऊंगा, उसको अंडरलाइन करते जाइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी आपने कंपटीशन करना है, कोई भी आपको एग्जाम है, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। हेल्पिंग बुक्स उसको और डिफाइन करके समझाती है, लेकिन आप एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़िएगा आपको उतना बढ़िया लगेगा। तो एनसीईआरटी के साथ हम शुरू करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हमने पिछले दो चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमने समझी थी। फिजिकल जो हमारे एटम्स हैं या हमारे पास जितने भी जो मैटर है, मैटर के बारे में, उसमें फिजिकल उसका चेंज नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि एटम के बारे में समझेंगे कि एटम क्या होता है। ठीक है। जैसे हमने हमारे देखते हैं कि जब जो हमारा जो है, कुछ इंडियन साइंटिस्ट या उस टाइम जो कह सकते हैं फिलोसफर जो हमारे जैसे ऋषि थे, तो वो और कुछ ग्रीक फिलोसफर, इन लोगों ने जब सोचा कि कोई चीज कैसे बनी हुई है, वो कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं ना कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसा ही फिर सेल से आगे जाके हमारे पूरी बॉडी बनती है, क्योंकि लेकिन एक छोटा सा क्या होता है, सेल बनता है। ऐसे ही आप कोई घर देखते हैं तो घर कैसे बनता है, घर छोटी छोटी ईंटों से मिलके पूरा घर बन जाता है। और वैसे ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो जैसे ईंट कैसे बनती है, ईंट में कितने होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये जो सबने सोचा कि हर हर चीज में अगर हम उसको तोड़ते हैं तो हमें कुछ ना छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। लास्ट में जो हमें छोटा मिल जाता है उससे छोटा करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज का अस्तित्व खत्म हो जाए, वो कुछ और बन जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जो हम मास है, जो कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। उसको एक चीज से दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू किया कि बड़े से कोई चीज छोटी कैसी होती है, कि वो कितनी छोटी छोटी चीजों से मिलके बनी हुई है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर रहे हैं वो हमारे इंडियन रहे हैं। इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए। तो हमारे इंडियन थे एक महर्षि कणाद। वो कहते 500 बीसी। 500 बीसी का बेटा मतलब समझते हो? 500 बीसी का मतलब, 500 बीसी का मतलब है आज से लगभग लगभग 2500, मतलब जो 2000 जो हमारा जीरो है, हमारे जैसे अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो 2025 के आपका जो पीछे चले जाएंगे, 2000 में चले जाएंगे, 2000 जो 2000 साल पहले, तो वहां पर आपका जीरो से शुरू हो जाएगा इसका डेट। उससे भी आपका पहले, बिफोर क्राइसिस। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट आपका 500 वो। तो महर्षि कनाद हुए। उन्होंने जो मैटर है, मैटर को हम क्या बोलते हैं, मैटर को बोलते हैं पदार्थ। जो पदार्थ के बारे में जो जानकारी दी, तो उसने उन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ है वो अगर हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करते हैं तो स्मॉलर स्मॉल स्मॉलर एक ऐसा पार्टिकल आता है जो स्मॉलेस्ट आ जाता है। एक ऐसा पार्टिकल आता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उस पार्टिकल को क्या बोले हैं उन्होंने? परमाणु बोला। ठीक है। जो कण है, कण को भी हम छोटे छोटे, जैसे आपका परमाणु कितना छोटा हो सकता है इसका इमेजन अभी आप बताऊंगा। तो जैसे आपका मिट्टी का छोटा सा, रेत का छोटा सा कण है, तो वो एक कण हुआ। उसको भी कई गुना छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते तोड़ते हमारे पास क्या आ जाता है? परमाणु आ जाता है। तो महर्षि कनाद ने ये हमारे हमें थ्योरी दी कि ये जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हमारे जितना भी मैटर है, मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर ही है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। तो अब क्या है, वो जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो महर्षि कनाद ने ये कर दिया कि वो परमाणु से बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ एक कतार में एक ऋषि हुए, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया। जो ये चीजें मिलके बनी हुई है वो इंडिविजुअल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो जो छोटे 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 कण हैं अकेले आपको मिल जाएंगे, वो किसी के साथ मिलके ही वो आपको पूरा पदार्थ मिलते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अकेले की चीज होंगे। वो जैसे हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से पूरा मिलके बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल पूरा घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में होते हैं, लेकिन हमारी कोई बॉडी बनती है, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, वो बड़े सारे सेल से मिलके बनते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास जो जितने भी हमने अभी परमाणु समझा,
वो बहुत सारी जो परमाणुओं से मिलके बन के कोई एक पदार्थ मिलके बनता है, ठीक है। तो ऐसा ही उसी टाइम में अराउंड दिस एरा, ठीक है, उसी के आसपास ग्रीक में भी एक दो साइंटिस्ट हुए, डेमोक्रिटस एंड लूसिफस, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने भी सेम बातें कही कि कोई चीज अगर हम किसी को टुकड़े में तोड़ते रहते हैं तो एक ऐसा टुकड़ा आ जाता है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। फर्दर नहीं तोड़ने का मतलब ग्रीक में क्या बोलते हैं, तोड़ने को बोलते हैं एटोमोस, ठीक है। टोमस मतलब, टोमस मतलब तोड़ना। जब किसी ऐसा लास्ट में हमें पार्टिकल मिल गया जिसको हम नहीं तोड़ सकते, तो उसको उन्होंने वर्ड दिया ए टॉमस, मतलब उसको नहीं तोड़ सकते, ए टॉमस। यहां पर आपको टॉम्स एटॉम्स लिखा हुआ है, तो वहां पर उसका जो स्पेलिंग होता है ATOMOS, ठीक है। टॉमस का मतलब होता है तोड़ना, और जिसको नहीं तोड़ा जा सकता वो होता है ए टॉमस। ए टॉमस मतलब कि मीनिंग इनडिविजिबल, उसको मतलब और छोटे छोटे टुकड़े में हम नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने ये जो दिया थ्योरी कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसको और छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको उन्होंने बोला एटम, ठीक है। उसको वहीं से एटम की शुरुआत हुई कि एटम क्या चीज होती है। लेकिन ये जो सारी चीजें थी, ये जो फिलोसफिकल वो था, फिलोसफिकल थॉट थी, ये थॉट था उनके पास ऐसा हो सकता है। अभी इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल इस पे कोई डिफिनेशन नहीं दिया था, ये सारी फिलोसफिकल चीजें थी, और नो कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क्स पे काम नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत टाइम तक ये थ्योरी ऐसे ही रही, ठीक है। कारण कुछ भी रहा हो तो ये थ्योरी ऐसे ही रही। तो 18th सेंचुरी में इस थ्योरी पे और काम शुरू हुआ, और उसमें क्या हुआ 18th सेंचुरी में, इस साइंटिस्ट के पास बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए, बहुत सारे मॉडर्न साइंस डेवलप करनी शुरू हो गई। तब एटम के बारे में और इन्होंने जानना शुरू किया। तो एटम के बारे में उसमें एंटोनी एल लुइसवर एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किए कि एटम्स के बारे में। तो उन्होंने कुछ दो थ्योरी दी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आज भी हमारे पास बिल्कुल उसी थ्योरी के बेस पे, हमारे बहुत सारे जो केमिस्ट्री है एक तरह से फाउंडेशन इसी दो थ्योरी के बेस पे रखा हुआ है। तो वो दो थ्योरी क्या थी, उन्होंने जो दो लॉ दिए, तो वो लॉ क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये अगर केमिकल कंबाइन होगा, ठीक है, हमने क्या कहा था, कोई चीज रिएक्ट करेगा तो कोई चीज नई चीज बनेगी। केमिकल में हमने केमिकल प्रॉपर्टी में ये बात की थी कि कोई दो चीजें मिलके कोई नई चीज बनती है। जो नई चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टी पहले जो रिएक्टेंट थे उससे बिल्कुल डिफर होता है। जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नेचर है, जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर है। तो नई चीज जो बनी उसका एक लॉ था, ठीक है। उसके क्या लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, इसमें दो लॉ थे, ठीक है। दो लॉ में इसमें हमारे पास एक लॉ था, क्या था, और उसमें जो हमारे पास एक उसमें एक और साइंटिस्ट थे, जोसेफ एच प्रोस्ट। इसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉ दिया, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास आपने हमेशा सुना होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब जो मास है ना इसको हम बना सकते हैं ना इसको खत्म कर सकते हैं। जो हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीजें हैं, कोई मास है उसको हम ना खत्म कर सकते हैं ना उसको बना सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दो तरह का केमिकल लिया, ठीक है। दो तरह के चीजों को लेके, जैसे मान लो एक्स, इसमें एक्स टाइप का, इसमें एक्स जो है इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया। और वाई में हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। तो अब ये दो तरह की चीजें ले लिया, एक एक्स तरह का केमिकल ले लिया, एक वाई तरह का ले लिया। अब दोनों को इन्होंने क्या किया, एक केमिकल फ्लास्क में डाला और ऊपर से कॉर्क लगा दिया, अच्छी तरह बंद कर दिया कि ताकि इसमें से कुछ भी बाहर ना आ सके। अब बाहर नहीं आने के लिए और दोनों को उन्होंने अलग अलग टाइप में एक इग्निशन ट्यूब में डाल दिया और एक को बाहर में रख दिया। अब इसको एक धागे से लटका दिया और दोनों को अलग अलग इन्होंने वजन कर लिया, ठीक है। दोनों का अलग अलग इन्होंने मास निकाल लिया कि ये हमारे पास कितना है, ये मान लो 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। अब ये दोनों को इन्होंने फिर मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद जो इन्होंने हमारे पास प्रोडक्ट निकला, अभी तो ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन में क्या है, एक्स है, एक दूसरे सॉल्यूशन में वाई है। दोनों को जो मिलाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका वजन, पहले जो रिएक्टेंट हमारे पास था
दोनों के वजन के बराबर ही रहा। मतलब अगर हमने 5 ग्राम और 10 ग्राम मिलाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, 15 ग्राम आया। तो इससे एक चीज तो फिक्स हो गई कि जो केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ नई चीज, जो नया चीज बना उसमें मास कुछ नया ऐड नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी तो उसकी अलग हो सकती है कि वो पहले से उसकी प्रॉपर्टी डिफर कर गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मास बढ़ जाएगा और न ही ऐसा हुआ कि उसका मास कम हो जाएगा। चाहे रिएक्शन किसी तरह का भी हो, तो ना उसमें मास बढ़ेगा ना मास कम होगा। तो पहली प्रॉपर्टी इन्होंने ये दी, पहली प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है, जो इसको प्रॉपर्टी को इन्होंने, देखो यहां पर इन्होंने इसको डिफाइन किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मास है ना बन सकता है ना वो खत्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर दो चीजें मिलके बनी है, ठीक है, हमने देखा, हमने अब तक हमने देख लिया कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत सारी चीजें हमने देख लिया, वाटर क्या है। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीजें जो मिलके बनेंगी, ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब उसका जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स कैसे का मतलब है, आपके पास एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, एक आदमी है जो चाय बनाता है, ठीक है, उसमें उसने दूध डाला, उसमें उसने पानी डाला, उसमें पत्ती डाला, तो उस कई बार आपने देखा ना कि वो एक पर्टिकुलर आदमी का चाय का टेस्ट एक सेम रहता है। ठीक है, सेम क्यों रहता है, कि जो उसका प्रोपोर्शन रहता है वो सेम रहता है। प्रोपोर्शन अगर वो चेंज कर देगा तो उसका टेस्ट डिफर हो जाएगा। तो लेकिन यहां पर जो प्रोपोर्शन चेंज होगा तो वो चीज बनेगी ही नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए कि वाटर ले लिया, अब पानी आप कहीं का भी लो, ठीक है, चाहे आप समुद्र का पानी लो, कहीं आप नदी का पानी लो, हो या अमेरिका से पानी लेके आओ, या कहीं से भी पानी लेके आओ, भारत का पानी लो, जहां पानी लो, लेकिन वो पानी कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं मिली होनी चाहिए। जब उस पानी को हमने स्टडी किया तो पानी का क्या आया, H2O। ठीक है, अब H2 मतलब उसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं और वाटर का एक है, तो ये दोनों मिलके, ठीक है, हमें H2O बनेंगे। हाँ, जो नॉर्मल पानी है हमारे, नॉर्मल पानी में बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं, लेकिन उसको हमने प्योर कर लिया। प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर में अब क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। अब जो इसका मास है, ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा है, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है ये कैसे काम करती है, मास पे काम करती है। ठीक है, जो दोनों का मास है, हमने हाइड्रोजन का मास लिया, हमने ऑक्सीजन का मास लिया, दोनों को जब मास मिलाया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ज्यादा हाइड्रोजन लेने से उसका हम हाइड्रोजन ऐसे H4O हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो बनेगा H2O ही बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये एक इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हमने अगर ऑक्सीजन ज्यादा ले लिया, हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन हमने ज्यादा ले लिया तो हमारे पास H2O2 बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो प्रोपोर्शन रहेगा वाटर का वो सेम रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जितने भी पानी है उसका सेम रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑफ द कंपाउंड कम फ्रॉम द एनी, मतलब कहीं से भी लो, फ्रॉम द, उसको अभी इसने क्या है, ल्यूइस ने इसमें इसको अंडरलाइन कर, अलोंग द अदर साइंटिस्ट नोट द मैनी कंपाउंड वर कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। पहले कंपाउंड क्या है, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलने के बाद जो बना है वो हमारे पास कंपाउंड है। और कंपाउंड जो है हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन, उसमें सेम एलिमेंट रहेगा। मतलब कहीं का भी पानी लोगे तो उसमें H और O ही रहेगा, मतलब एलिमेंट की भी सेम रहेगा, और जो उसका प्रोपोर्शन भी रहेगा उसमें सेम ही रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। और जो उसका प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन और वाटर का, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कैसे है, 1:8, मतलब 1 और रेस 8, मतलब हाइड्रोजन 1 रहेगा तो ऑक्सीजन का मास ये क्या है, बाय मास है ये। ठीक है, ऐसा मत समझना कि एक हाइड्रोजन तो 8 ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मास है दोनों का मास में डिफर करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 रहता है और ऑक्सीजन का 16 रहता है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2:16 आ गया। 2:16 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:8। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अमोनिया, अमोनिया में हमें पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है।
तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी रेशियो जो बाई मास रहेगा, रेशियो बाई मास, देखो रेशियो बाई मास वो 14:3 रहेगा। यानी अगर 14 नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। और हाइड्रोजन हमारे पास अमोनिया में कितने हैं, NH3, NH3 में 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, क्योंकि 3 है। और नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। एक अकेले एलिमेंट नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 है। तो 14/3 जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास एक रेशियो आ गया। इसके बाद जैसे हमारे पास इन्होंने जो इस थ्योरी को डिफाइन किया, डिफाइन क्या किया, इन ए केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल जो सब्सटेंस है, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब बाय मास, मतलब उसके में जितना वजन है, उसका जो वेट, जो उसका वजन है, वो जो प्रोपोर्शन है, वो हमारे पास सेम रहेगा। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। और इसको आगे जो हमारे पास फिर इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन। ये तो दो उन्होंने साइंटिस्ट ने दे दिया कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगी तो दो लॉज के थ्रू होगी। जो पहला लॉ क्या है हमारे पास, जो कोई नया उसमें एटम नहीं बनेगा, यार कोई नया उसमें सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो वो कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा केमिकल रिएक्शन में। पहले आप रिएक्टेंट के ले लो या प्रोडक्ट के ले लो, दोनों का जब मास रहेगा सेम होगा। दूसरा लॉ क्या था, जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस रहेगा तो उसमें जो प्रोपोर्शन रहेगा उसका, पहले तो एलिमेंट सेम रहेंगे, चाहे कहीं का भी हो, वाटर कहीं का भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। और अमोनिया जो कहीं कहीं का लो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहेगा। और इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो भी सेम रहेगा। अब जो हमारे पास यहीं पर आप देख रहे हैं, जो ग्रीक वर्ड में जो एटोमस था, एटोमस से इन्होंने जो जॉन डाल्टन है हमारे पास, एक बहुत ब्रिटिश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया, इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया। और इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने उस पे एटम्स के बारे में बहुत जानकारी दी, जो हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में की थी। अब एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल काम के थ्रू हमने एटम्स के बारे में बहुत डिफाइन, मतलब उसको डेफिनेशन को समझा। उस डेफिनेशन में उन्होंने क्या दिए, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए। पॉस्टुलेट क्या मतलब है, उन्होंने जो उनके पास रिजल्ट आए, जो लॉ, मतलब एक तरह से उसके बारे में डिफाइन किया। पॉस्टुलेट मतलब उसको डिफाइन किया। तो डिफाइन में उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए, उन्होंने क्या दिए, उन्होंने 6 पॉस्टुलेट दिए, 6 पॉस्टुलेट। और ये थे, ये हमारे पास जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन एक शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत, इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। फिजिक्स के इन्होंने काम तो मैथ में भी किया, ठीक है, और फिजिक्स में भी किया, लेकिन हम केमिस्ट्री के फील्ड में इनको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, बहुत, क्योंकि बहुत बेसिक थ्योरी इन्होंने दी, जिस थ्योरी के बेस पे बाकी केमिस्ट्री आगे बढ़ी। तो पहला क्या था इनके पास, ऐसा नहीं है कि इनकी बिल्कुल सारी थ्योरी सही थी, थ्योरी में इनकी कुछ गलतियां भी थी, लेकिन बाद में वो गलतियां निकली, लेकिन बेसिक तो उन्होंने दिया ना, तो उसी पे तो गलतियां निकली, ठीक है। इन्होंने कुछ काम तो किया, ठीक है। इसी काम के बेस पे बाकी साइंटिस्ट को एक रास्ता मिला कि इसमें क्या क्या चीजें और हो सकती है। तो एटम के बारे में जो फर्स्ट इन्होंने दिया, तो क्या दिया, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या है हमारे पास, ऑल मैटर आर वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल, कितना कि उसको तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसको उन्होंने नाम दिया एटम्स, ठीक है। विच विच पार्टिकल इन द केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स हैं वो किस क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो भाग लेंगे, किसमें भाग लेंगे, जो कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया, दिया पोस्टुलेट्स, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। जो हमने पहले कहा कि एटम को और हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, यानी एटम एक सिंपल बना हुआ है, इसको और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है, ठीक है। आगे जाके देखेंगे कि ये थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि एटम्स, जो एटम है उसमें आप इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, ये सब चीजें हैं, यानी एटम में भी और उससे भी छोटे पार्टिकल हैं। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं। तो एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। एटम जो है ना, इसको बनाया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है, ना इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये कितना है, बहुत छोटा पार्टिकल है। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा दिया, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी।
जो हमारे पास एक एटम है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, और मास रहेगा, वो आइडेंटिकल, मतलब वो एक जैसा रहेगा, चाहे आप कहीं का भी हाइड्रोजन लो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन लिया आपने, ऑक्सीजन आप कहीं कहीं से भी ऑक्सीजन लो, तो ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। तो क्या दिया था उन्होंने, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट का कोई एटम है उसकी केमिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या था, एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट मासेस आर द केमिकल डिफरेंट मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट लिया और दोनों के अलग अलग के एटम लिए, एक का ले लिया हमने हाइड्रोजन का ले लिया, एक का हमने ऑक्सीजन के ले लिया, या हमने नाइट्रोजन के ले लिया, किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम लेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी रहेगी और उनका जो मास रहेगा वो दोनों डिफर करेगा, वो दोनों अलग अलग होगा। इतनी बात भी समझ में आएगी। यानी सेम का मास सेम रहेगा, सेम एलिमेंट का जो हमारे पास जितने भी एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के जितने भी एटम है, हमारे पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, उसमें से हमने दो तरह का ऑक्सीजन का एटम ले लिया, तो दोनों का जो मास है और दोनों का जो हमारे पास जो उसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम रहेगी। लेकिन अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट का एटम लेते हैं तो उसके जो मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। देखो अब जो ऑक्सीजन और जैसे वाटर है, H2O, H2O में जो होल नंबर में रहेगा, होल नंबर का मतलब क्या है, या तो एक, अगर कोई भी केमिकल है, ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स X2Y, ठीक है, हमारे पास एक्स दो है और वाई एक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आधा मिलके बना होगा, कि ऐसा नहीं है कि हम 3.5 ऑक्सीजन होगा और 4 हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ऐसा नहीं होगा। सब होल नंबर में होगा, या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा, तो सब कोई या तो इसी तरह से होल नंबर में, होल नंबर मैथ के क्लास में हमने होल नंबर पढ़ा था, मैथ भी इसमें मैथ की क्लासेस में भी चल रही है, मैथ की क्लास से बहुत आप लोग प्रेज कर रहे हैं, बहुत आपको समझ में आ रहा है, तो नंबर सिस्टम हमारे मैथ की क्लास में हो चुका है। तो जिसको मैथ में प्रॉब्लम है 9th की, वो नंबर सिस्टम से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम भी हो गया है, उसमें एक्सपोनेंट्स भी हो गया है, तो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो वो भी बच्चे जाके देख सकते हैं। तो होल नंबर तो आप उसमें से नंबर सिस्टम से समझ जाएंगे। होल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारे पास रहेगा एटम रहेगा, वो जो कंबाइन होगा वो होल नंबर में रहेगा। और रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो जितनी भी चीजें रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इतनी चीजें आपके पास ये आ गई, इनके पोस्टुलेट थे। इसमें आपको सिर्फ पोस्टुलेट बताया गया है, कई बुक्स में ड्रॉबैक्स भी, कई हेल्पिंग बुक्स में ड्रॉबैक्स भी बताया गया है। तो धीरे धीरे ड्रॉबैक्स हम आगे इसको समझेंगे कि इनकी ड्रॉबैक्स भी क्या है। कुछ ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने कहा था कि एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम बाद में, एटम में और तरह के छोटे पार्टिकल मिल गए थे हमारे पास, ठीक है, यानी उससे भी, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ नेचर के बारे में और समझेंगे। तो इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको रिएक्टेंट दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है, दोनों का मास अलग अलग दे दिया है, दोनों के मास को प्लस कीजिएगा तो आपके पास सारा मास निकल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 है। अभी हमने पढ़ा था कि 1 हाइड्रोजन होगा और 8 हमारे पास ऑक्सीजन होगा। तो अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो 3 ग्राम के में कितना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर रहेगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। 3 ऑक्सीजन अगर हमारे पास हाइड्रोजन रहेगा तो कितना हमारे पास ऑक्सीजन होगा, तो 8 × 3 कर सकते हैं। ये तो सिंपल मैथ है, इसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको पोस्टुलेट्स, डाल्टन लॉ के पोस्टुलेट दिया है कि कौन से कंजर्वेशन ऑफ मास का करता है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन करता है। अब तो यहाँ से हम ये चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कौन सा था हमारे पास, ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मास था हमारे पास, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ जो फिक्स प्रोपोर्शन वाला है, ये हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन वाला था। तो इतना आपके पास समझ में आ गई चीजें। फिर उसके बाद अब पढ़ते हैं कि एटम होते क्या है। अब तक हमने एटम के बारे में थोड़ा सा समझा कि क्या चीजें हैं। अब एटम के बारे में एक तरह से और डिफाइन करके पढ़ेंगे कि एटम क्या कैसा होता है, कैसा दिखता है,
ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे। तो एटम क्या है, आप एटम को एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हो, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ क्या बोलते हैं, जो सेल को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइफ, इसी तरह आप एटम को क्या बोल सकते हो, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मेटल का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो मैंने आपको पहले था, जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक में एक छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, ईंट होता है, ईंट से पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही एक एटम से कोई भी मैटर बनता है, एटम को मिला मिला के हम या तो कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे अलग अलग, या तो सिंगल बनेगा, तो सिंगल भी कैसे बनेगा वो भी हम करेंगे। तो अब ये आपके पास समझ में आ गया एटम होता क्या है और कितना छोटा होता है। अब देखते हैं, और एटम के बारे में जाना, तो एटम स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब जैसे आपकी बॉल होती है उस तरह से गोल शेप में इन्होंने डिजाइन किया, सोचा कि इस तरह से ये हो सकती है, और इसमें एक्सपेरिमेंट किया तो इस तरह से ये इनका प्रूफ भी सही निकला कि हाँ, जो एटम है हमारे पास गोल शेप में हो सकती है। ठीक है, आगे चल के देखिए हमारे पास कुछ जब आपका केमिकल बॉन्ड होगा, तो उसमें आपके पास ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से एटम के कुछ आपको बॉन्ड्स बना के आपको दिखाए जाएंगे किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये जैसे कार्बन के बॉन्ड है, मतलब स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप क्या मतलब हो गया, ये गोल, ठीक है, बॉल टाइप का। इस तरह से एटम होता है, और एटम का साइज कितना होता है, ये तो हमारे पास एक एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एटम का साइज समझने के लिए किया, लेकिन एटम का साइज बहुत छोटा होता है। उसके लिए हमने एक नई मेजरिंग हमने यूनिट निकाल दी, नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, और उसका एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं, जो एटम का जो होगा वो रेडियस होगा। ठीक है, डायमीटर आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है, वन एंड से दूसरे एंड तक, लेकिन सेंटर से लेकर उसका जो मतलब उसका जो पोजीशन रहता है, जहां तक होता है, जहां तक खत्म हो जाता है, तो उसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, और वो कितना होगा, नैनोमीटर। वो हमने क्या किया, नैनोमीटर में लिया। अब नैनोमीटर कितना छोटा हो सकता है उसको समझने के लिए एक छोटा सा इन्होंने दिया एग्जाम्पल दिया। तो रिलेटिव मास है ये हमारे पास, एप्पल का मास कितना है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, और ये सब कितना है, मीटर में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, किसी लेंथ की मीटर है, तो मीटर में बात कर रहे हैं। और एक चींटी की कितनी हो सकती है, एंट की कितनी हो सकती है, 10⁻⁻3। फिर उसके बाद जो सैंड है, सैंड का एक छोटा ग्रेन है, ग्रेन उसका कितना हो सकता है, उसका 10⁻⁻4। और मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो कितना बड़ा है, 10⁻⁻8। और मॉलिक्यूल और वाटर, जो मॉलिक्यूल और वाटर है, वाटर कितना छोटा है, 10⁻⁻9। इसी को बोलते हैं नैनोमीटर, 10⁻⁻9 को ही हम नैनोमीटर बोलते हैं। और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या है, उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। जो पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो ये पानी का, उससे भी बहुत ज्यादा छोटा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है, 10⁻⁻10। तो आपको समझ में आप सोच ही सकते हैं कि एप्पल के मुकाबले कितने गुना छोटा हो गया। ठीक है, कितने टाइम छोटा हो गया। 10⁻⁻10 का मतलब क्या है, अगर हम 1 बाय नीचे में 1 लगा के 10 बार 0 लगाते हैं, तो वो उतना छोटा हमारे पास हाइड्रोजन होता है। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप और इन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसके लिए अलग डिवाइस आते हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इतनी चीज समझ में आ गई। तो इसी तरह देखिए, ये आपके सिलिकॉन के इमेज है कि एक सिलिकॉन की इमेज में कैसे एटम दिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो हमारे पास सिलिकॉन का जो एलिमेंट है, उसका जो सरफेस का जो इन्होंने फोटो लिया है, इस तरह से ये दिखता है। ठीक है, इतनी चीज आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। व्हाट आर द, अब देखो आगे करते हैं, मॉडर्न डे में सिंबल और एटम्स को कैसे इन्होंने समझा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम के बारे में कैसे समझा, तो वो हम समझते हैं। जब डॉल्टन साहब को जब ये चीजें समझ में आई कि एटम क्या होता है, कई तरह के इनको एलिमेंट समझ में आए, तो एलिमेंट और एटम को इन्होंने सिम्बलाइज किया। सिम्बलाइज का मतलब क्या है, उन्होंने इसको देखना शुरू किया। तो इन्होंने उसको, इनको नोटिफिकेशन भी किया, इनको ने जैसे हाइड्रोजन को, इन्होंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखा और इसको सिंबल ऐसे दिया। कार्बन का सिंबल एक गोल करके इसको इन्होंने ग्रेइश कर दिया। ऑक्सीजन का इन्होंने बिल्कुल गोल रखा, और फॉस्फोरस का इस तरह से दिया। इस तरह से इन्होंने जो शुरू शुरू में इन्होंने सिल्वर निकाला, गोल्ड निकाला, इस तरह से सिंबल दिया। इस सिंबल की दिक्कत क्या थी, इस सिंबल देखने में तो अच्छा लगता था, लेकिन ये सिंबल को याद करना और समझना, रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मुश्किल हो जाता था, तो फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने क्या किया,
बेरिलियस एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने कुछ और मॉडर्न सिंबल को इंट्रोड्यूस किया कि इस तरह से सिंबल लिखना सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिंबल लिखने का तरीका क्या है, जो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो पहला लेटर है उसको पहले लेटर को हम एज ए सिंबल यूज करेंगे, या अगर एच से हमारे पास कुछ और आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका जो अगला लेटर है उसको हम स्मॉलेस्ट लेटर में करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या सिंबल दिया, मेड ऑफ 1 और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो नाम है उसका पहला या दूसरा, पहला और दूसरा, इसी नाम से हम सिंबल डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे सिंबल का याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हाइड्रोजन को इन्होंने फिर आगे देखो, आगे हमारे पास क्या हुआ, और कई बार किसी नाम, ये नाम पढ़े कैसे, जैसे हाइड्रोजन का नाम हो गया या किसी चीज का नाम हो गया, कैसे पढ़े, कुछ के नाम तो जैसे साइंटिस्ट के नाम के हिसाब जो साइंटिस्ट ने रखा उसके नाम से हो गए, कुछ के नाम उस जहां पर उस जगह पे वो चीज मिली, ठीक है, उसके नाम से हुआ। जैसे हमारे पास जो कॉपर, हमारे पास कॉपर साइप्रस से कॉपर मिला, तो साइप्रस के नाम के आधार पर हमने कॉपर का नाम कॉपर रख दिया, ठीक है। और कुछ चीजों का, एलिमेंट का नाम हमने उसके रंग के हिसाब से रखा, जैसे गोल्ड का कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, तो इंग्लिश में जो येलो कलर होता है उसको हम जो नाम लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमने गोल्ड को, उसको जो येलो है उसको गोल्डिश बोला जाता है, तो उसको इंग्लिश में जो बोला जाता है उसका एक अलग नाम भी है, तो उसी नाम से हमने गोल्ड रखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो मॉडर्न डे में IUPAC, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक केमिस्ट्री बनी कि देखो, किसी को कुछ मिला, किसी को कोई एलिमेंट बना, किसी ने बोला कि हम इसको नाम ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे, उससे नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से उन्होंने चीजें समझनी शुरू की, और उसके बाद उन्होंने एक स्टैंडर्ड नेम रखना शुरू किया, ताकि नाम रखने में और नाम समझने में किसी तरह की, किसी को, देखो जितने भी चीजें हम केमिस्ट्री में हम खोजते हैं, ठीक है, डिस्कवरी करते हैं, तो उस डिस्कवरी का जो लिखा जोखा है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर मैनर में रखने का काम करता है IUPAC। ये प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक यूनियन है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आके अपनी अपनी जो डिस्कवरी है, अपने अपने रिसर्च है उसको सामने रखते हैं, और आपस में डिस्कशन करके एक रिजल्ट पे निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, सबको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में, केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी नई खोजें होती हैं, नई तरह के एलिमेंट बनते हैं, तो इन सबको ये यही एक तरह से उसका नामकरण करता है, एक तरह से मान के चलिए। तो नामकरण के इनके जो रूल्स हैं, इनके रूल्स क्या हैं, कि जो पहला लेटर है वो अपर केस में लिखा जाएगा, अपर केस के मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो दूसरा लेटर है वो लोअर केस में लिखा होगा, लोअर केस का मतलब स्मॉल में, उसका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, हमारा अपर केस है, और उसका जो नाम होगा, ठीक है, उसको सारे स्मॉल लेटर में होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सब में स्मॉल लेटर है लिखा हुआ है। और इसी तरह का चीज आपने रूल आपने पढ़ा था, पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें जो किसी चीज का जो SI यूनिट होती है, किसी यूनिट का कैसे नाम रखते हैं, ठीक है, उसमें भी ये चीजें आपको समझ में आएगी, उसमें भी एक यूनियन बना हुआ है, स्टैंडर्ड यूनियन, तो उसके हिसाब से ये चीजें पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन को कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, H से। फिर अब एल्यूमिनियम के में 2 लेटर यूज किए, तो एक आ गया A, दूसरा L। A बड़ा होगा अपर केस में, और L हमारे पास छोटा होगा। हम इसको AL नहीं लिख सकते, A दोनों कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, हमने A बड़ा और L छोटा। वैसे ही कोबाल्ट, कोबाल्ट में CO लिखा हमने, C और O, हमने दोनों कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, एक को कैपिटल में लिखा, जो फर्स्ट को कैपिटल में और दूसरे को स्मॉल में। इसी तरह से बहुत सारे और एग्जांपल हैं जो आप देखेंगे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को हमने Cl लिखा, C बड़ा और L छोटा। जिंक में Z बड़ा और N छोटा। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हो गए। कुछ नाम, अब जैसे मैंने बताया कि कुछ नाम क्या है, कलर्स के नाम पे पढ़ा, कुछ नाम उसके जगह के नाम पे पढ़ा, और कईयों के नाम जैसे आपको होगा, आपने तो देखा होगा हर एक में क्लोरीन में C आता है, जिंक में Z आता है, लेकिन आयरन में आपको आपको I नहीं दिखेगा। आयरन में I क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आयरन है वो कुछ जर्मन और ग्रीक और लैटिन नाम के आधार पे पड़ा हुआ है। तो जो आयरन को ना Fe से डिनोट किया गया, आयरन को F बड़ा और E छोटा दिया, क्योंकि इसका जो फेरम, इसका जो लैटिन में नाम है फेरम, और जो सोडियम है उसको Na से किया गया, क्योंकि इसका जो लैटिन में नाम है नेट्रियम। और पोटेशियम को के से, पोटेशियम को हमने के से, के का जो नाम है, पोटेशियम का जो नाम है उसमें लैटिन में उसका क्या नाम है, कैलियम,
ठीक है, इस तरह से हमारे पास सिंबल आ गए। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल हैं, जो उसको एलिमेंट का नाम आ गया, एलिमेंट का नाम ये आ गया, इधर आपके पास सिंबल आ गया, एलिमेंट का नाम आ गया, इधर सिंबल आ गया। तो कुछ सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, ठीक है, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमाइन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, और C आपका ये जो कार्बन है बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ये तो कुछ कॉमन है जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, लेकिन आपने बाकी के भी याद करना है, क्लोरीन का, कोबाल्ट का, कॉपर, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, ठीक है, सल्फर और यूरेनियम। जो आपका जो यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरेनियम क्या है, वो सबसे बड़ा आज की डेट में जो क्या बोलते हैं, जितना भी आपका ये न्यूक्लियर वार है वो क्या यूरेनियम के बेस पे ही बनता है। यूरेनियम से भी इतनी एनर्जी निकालते हैं कि वो आपका जो न्यूक्लियर बम है वो सब इसी से बनता है, ठीक है। जी आपका Zn आ जाएगा, ठीक है। और जो पावर रिएक्टर होते हैं, इससे क्या पावर रिएक्टर भी उसमें यूज होते हैं, तो कई तरह के जो रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं, तो उससे क्या करते हैं, जो बिजली भी बनाई जाती है, और आपके जो हथियारों जो अभी जो चल रहा है न्यूक्लियर वार, तो उसमें भी काम देता है। तो उसी के डर के कारण सारी चीजें चलती हैं। तो हमारे पास ये सारे कुछ कॉमन नाम आ गए, इनके बारे में ये आपके याद थोड़ा सा याद कर लेना, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इतनी चीज आ गई आपके पास। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक मास। अभी जो एटम के बारे में तो समझ लिया, तो एटम का एक साइज के बारे में भी हमने समझ लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझ लिया, एटम का नाम का भी समझ लिया कि एलिमेंट क्या है, उसका नाम उसका कैसे रखना है, उसके सिंबल कैसे हो गए। अब एटम है तो कुछ मास भी होगा, ठीक है। अब मास के बारे में हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक मास करेंगे, उसमें एटॉमिक मास के बाद हम इसके केमिकल की कुछ प्रॉपर्टी करेंगे कि कैसे केमिकल बैलेंस करता है, आयंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जैसे ये हमारे पास जो दो एटम्स मिलके जो कई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।